अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ICC T20 वर्ल्ड कप। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज 3 मैचेस हुए। पहला मैच हुआ ओमान और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते वक्त 225 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और ओमान ने 20 ओवर्स में 120 रन किए, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए। श्रीलंका 105 रन के साथ मैच जीत गया। दूसरा मैच नेपाल और इटली के दरमियान था। नेपाल ने पहले बैटिंग करते वक्त 19.3 ओवर्स में 123 स्कोर किए, ऑल आउट। इटली ने 12.4 ओवर्स में 124 रन स्कोर किए और 10 विकेटों से ये मैच जीत लिया। तो इटली और नेपाल, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से कह सकते हैं कमज़ोर टीम है, लेकिन इधर इटली ने दिखाया है कि नहीं भाई, अभी हम रेस में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा मैच इंडिया और नमीबिया के दरमियान हुआ। इंडिया ने 20 ओवर्स में 209 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और नमीबिया 18.2 ओवर्स में 116 रन बनाकर आउट हो गया। इंडिया ने 93 रन के साथ ये जीत अपने नाम करा ली। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो फ़ौरन सोशल मीडिया पे उठा भी और बड़ा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हुआ है, वो ये है कि जो इनके बैट्समैन थे ईशान, वो LBW आउट हो गए थे 11 रन पे, और एम्पायर ने हाथ भी उठा दिया था। एम्पायर भूल गया कि सामने इंडिया है, उसने फ़ौरन हाथ उठा दिया। लेकिन फिर ईशान को याद आया कि यार रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो इंडिया से खेल रहा हूँ। तो नमीबिया जैसी टीम के साथ भी बेईमानी की गई, और साफ इतना जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा है बल्ले और बॉल के दरमियान। लेकिन एक बड़ा सा एज दिखा दिया। वहाँ जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ बंदा था, उसने कहा जल्दी 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 चेंज करो, और फ़ौरन फिर एम्पायर ने कहा सॉरी, गलती हो गई। नसीम भाई, इतनी छोटी टीम बेचारी, जिनके मतलब ज़ाहिर है बिल्कुल ही छोटी टीम है वो, उसके साथ भी ये बेईमानी कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के मैच में क्या होगा? देखिए, छोटी हरकतें इनकी हैं। ICC की मैं बात कर लूँ, आप सिर्फ यही नहीं, आपको पता है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नमीबिया के कैप्टन, बिल्कुल वो उस सवाल की तरफ भी मार मैं आता हूँ, है ना। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि आप जीत के लिए, क्योंकि आपका कोलैप्स हो गया था अमेरिका के ख़िलाफ़, अब कहीं ना कहीं हर तरीके से फेवर हासिल करने की कोशिश की जाती है। और ये फेवर भी देखे ना, अगर वैसे भी हम भी देख रहे थे कि शायद बैट तो मिस हो गया, काफ़ी दूर बैट से नज़र आ रही थी, लेकिन पता चला कि वो बॉटम पे जाके गेंद लग गया एंड टाइम के ऊपर। इतनी दूर से जाता हुआ गेंद जो है वो लग गया। आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में पक्का आउट था सईद अजमल की गेंद पे सचिन तेंदुलकर, पक्के आउट थे, और प्लम्ब LBW था, और सारी दुनिया भी आज देखती है तो वो देखने के बाद कहती है और बॉल जो है वो बाहर निकल गई थी। तो इंडिया को जो फेवर दी जाती है टेक्नोलॉजी, ऐसा लगता है कि जितनी टेक्नोलॉजी क्रिकेट के अंदर आ रही है वो पहले जाके चेक होती है BCCI के पास कि भाई हमें क्या फेवर मिल सकता है, पहले बताओ, उसके बाद ही लाएंगे इसको। तो वो तमाम फेवर जिस तरीके से भी क्रिकेट के मैदान में वो ले सकते हैं, भाई आपकी टीम ठीक है, बेहतर है, मतलब नमीबिया से भी ज़रूरत पड़ रही है। मकसद है, जान निकल गई थी ना अमेरिका के खिलाफ, जब जान निकल गई थी तो आप ICC BCCI, हम बार बार BJP भी कहते हैं क्योंकि सब एक ही अब चेहरे वहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम ना वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अपनी टीम के हक में इतने प्यार से करवा जाते हैं कि जो न्यूट्रल खेल को न्यूट्रल बनाने के लिए लाई गई हैं तमाम टेक्नोलॉजीज़। लेकिन न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं होता, और मुझे मतलब खुद मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि यार नमीबिया जैसी टीम के साथ आप बेईमानी कर रहे हो, तो फिर आपसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। नमीबिया के जो कप्तान हैं रिस्मिस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सवाल उठाया ICC और BCCI पे कि जो भारत के ख़िलाफ़ उनका मैच है उससे कबल उन्हें नाइट ट्रेनिंग सेशन फराम नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा कि हमें वजह नहीं पता कि क्यों नहीं किया गया, जबकि भारत को 2 दफ़ा नाइट ट्रेनिंग सेशन जो है वो अलाउ किया गया। रिस्मिस का ये भी कहना था कि डे नाइट मैचेस में ज़ाहिर है हमारा फ़र्क होता है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है कि हम लाइट्स लगा के खेल पाएँ, लेकिन इसके वजह से हमें बहुत सी तैयारियों में मुश्किलात का सामना आया, और लेकिन फिर भी हम अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। वसीम भाई, मतलब इंडिया जैसी टीम जो कि स्ट्रॉन्ग टीम है, नमीबिया से खेलने जा रही है, उसे कहा जा रहा है जाओ बेटा 2 दफ़ा ट्रेनिंग कर लो। मतलब हो क्या रहा है ये क्रिकेट में कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, नई दिल्ली में जो ये मैच खेला गया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, उसके साथ भी एक ग्राउंड एज फ्लड लाइट्स की सहूलत मौजूद है, आपने दी नहीं। और इंडिया की टीम ने क्या पूरी रात ट्रेनिंग की होगी? वो क्या 7 बजे आ गई होगी और उसके बाद रात को 1 बजे गई होगी? तो क्या उसी ग्राउंड के ऊपर जो आम तौर पे एक एक्सरसाइज है इंटरनेशनल मैच की कि दोनों टीमों को प्रैक्टिस कराई जाती है, तो एक आती है शाम को 7 बजे, वो 9 साढ़े 9 बजे जाती है, दूसरी 10 बजे आ गई, वो रात को 12:30 बजे तक ट्रेनिंग करती है।
इनको ना देना, तो हर तरीके से एडवांटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और नमीबिया के खिलाफ मैं बार बार कह रहा हूँ कि और ये बताएंगे कासिम भाई, मैं क्या आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बताने चाहता हूँ कि देखो 2060 वर्ल्ड कप पर हम वहाँ पर गए हुए थे, साउथ अफ्रीका में सारा टूर्नामेंट हो रहा था, हम पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में थे और ये जस्ट बिफोर इंडियाज़ डोमिनेंस और रूल शुरू हुआ था वर्ल्ड क्रिकेट में। और क्या हुआ कि हमारा मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हो रहा था वो दोपहर का मैच था। पहले पाकिस्तान की टीम गया अर्ली आफ्टरनून प्रैक्टिस किया, फिर हम आगे थे, हमने प्रैक्टिस किया, उनके बाद दोनों डे लाइट के अंदर, फिर हमारा मैच हो रहा था इंडिया के ख़िलाफ़, वो डे नाइट वाला मैच था। हम इवनिंग में गए, जब फ्लड लाइट्स ऑन हो गए थे, फिर इंडिया की टीम हमारे बाद भी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। और आपके मुल्क के अंदर एक कंट्री आ रहा है, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना उनके पास फंडिंग है, ना उनके पास, दे डोंट हैव मच, वो आपके गेस्ट भी आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी भी होता है। तो आप डबल सेशन कर रहे हो और उनके साथ ज्यादती कर रहे हो कि वो डे लाइट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिग एडवांटेज। आप फिर मैच के अंदर जब जाते हैं और लाइट्स ऑन हो जाते हैं, बहुत फ़र्क होता है जब जो भी क्रिकेटर ने फ्लड लाइट्स के लिए नीचे खेला और डे लाइट में खेला, कैच करना बहुत डिफरेंस है लाइट्स के नीचे और इन डे लाइट। तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ये जो बॉल दे रेफर्ड टू थर्ड अंपायर, ये चीज़ें अब सबको नज़र आ रहे हैं। अब देखो नमीबिया का भी कप्तान कह रहा है कि ये हमारे साथ ऐसे हुआ है और हम डिसएडवांटेज में थे। तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। बीसीसीआई को अब मेरे ख्याल शर्म का मकाम आ गया है कि एक एसोसिएट मुल्क जो है ना, वो इस चीज़ की शिकायत कर रहा है कि तुम क्या फेवर ले रहे हो और मेरे साथ क्यों ना इंसाफ़ी कर रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब के जो है वो जे शाह को स्विमिंग करनी चाहिए चुल्लू भर पानी में, क्योंकि यार मतलब नमीबिया तो बस हम पाकिस्तान का जो 15 को मैच है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या और क्या क्या बेमानियाँ करेंगे, क्या क्या प्लानिंग्स हो रही होंगी। वेस्ट इंडीज़ के पावर हिटर कार्लोस ने भारतीय जो क्रिकेट शायकीन है उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है कि उनके नाम से एक फ़ेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी उस्मान तारिक के एक्शन को बैन किया जाए, ये किया जाए। फिर कार्लोस ने ये चीज़ अपने ऑफिशियल ट्विटर पे आके इसकी वजाहत की है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा जिन्होंने ये ट्वीट बनाया है, उन्होंने स्क्रीनशॉट बना के डाला है और उन्होंने कहा कि अब इस ट्वीट को हटाना नहीं। कार्लोस भाई कह रहे हैं हटाना नहीं, अब मैं जाऊँगा आगे तक। नहीं, आगे तक जाना चाहिए क्योंकि इंडिया सोशल मीडिया का जितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनके लोग जो कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री अगर इनकी जो है वो थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती है तो आप आईटी इंडस्ट्री का गलत इस्तेमाल ना करें। कभी मेल कर देते हैं आप, टीम पाकिस्तान से चली जाती है, कभी कोई और काम करते हैं। लेकिन अब अगर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो एक्शन भी लेंगे इसके ख़िलाफ़, क्योंकि होना चाहिए। और ये जो उस्मान तारिक के एक्शन को इन्होंने बिला वजह का ड्रामा बनाया हुआ है, ये एक मीडिया वॉर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंडिया के एक बड़े रेस्पेक्टेड अंपायर हैं, अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए, उनका नाम है अनिल चौधरी। अनिल चौधरी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि फॉर्मर इंडिया, वो कहते हैं अनिल चौधरी हैज़ कन्फर्म दैट पाकिस्तान स्पिनर उस्मान तारिक्स बॉलिंग एक्शन इज़ लीगल एंड विद इन आईसीसी रेगुलेशंस। आफ्टर रिव्यूइंग फुटेज चौधरी नोटेड दैट कि ये बिल्कुल ठीक है, उनके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आईसीसी का लॉ कहता है वो 15 डिग्री है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तंग करने के मौका नहीं छोड़ेंगे। तो आप 2 मरतबा क्लियर हो चुके हैं उस्मान तारिक, आप फोकस करें। आप बताएं ना, वीरेंद्र सहवाग अगर ये बात करते हुए दिखाई देंगे, वो आखिरी टाइम तक बैट्समैन को देख रहा है। अच्छा, ये बात उस्मान तारिक से भी पूछी गई कि जो उनके खिलाफ एक लॉबिंग हो रही है कि जी आपके ऊपर आपकी बॉलिंग के एक्शन पे इंडिया सवाल उठा रहा है, तो उस्मान तारिक का कहना है कि इन्हें उस बात की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल सही, उस्मान गुड। भारतीय हलकों में इनके बॉलिंग एक्शन को लेकर जो है वो बहुत सी बातें कर रहे। उनके मुताबिक ये है कि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैं इस वक्त कितनी खौफ की अलामत बना हुआ हूँ, ये उस्मान तारिक ने कहा है। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उस्मान ने, क्योंकि ऐसे ही बोलने चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब, जैसे सईद अजमल के पीछे लॉबी बन गया था, अब उस्मान तारिक के पीछे लॉबी भी बन गया है और ये एक फियर की वजह से है। तो मुझे लग रहा है कि अभी प्लानिंग चल रहा है। गौतम गंभीर अभी शायद अपनी टीम के साथ बैठ के सोच रहा होगा इसको कैसे खेलना है, तो कोशिश कर रही है इसको मेंटली तोड़ने का। ये बार बार सोशल मीडिया में डालना, वीरेंद्र सहवाग बात कर रहा है कि ये इसका एक्शन तो लीगल है, ये शायद मेंटली एक प्लेयर को ब्रेक डाउन कर लेंगे। मुझे तो ग्राउंड के अंदर वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और इसने जो जवाब भी दिया
इतना बड़ा मैच से पहले बहुत अच्छा किया है। और इसने सही कहा कि मुझे लग रहा है कि आई एम लिविंग रेंट फ्री, कहते हैं ना, लिविंग रेंट फ्री ऑपोजिशन के ज़हनों पर। वेरी गुड। बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल दिमाग पे नहीं लो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो अश्वगंधा खा लेना बिल्कुल, लेकिन वही स्टाइल रखना जिस तरह तुम बॉलिंग कर रहे हो और इनकी विकेटें गिराना, ये छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, ये इनको करने दो। तुमने इंडिया की बजा के जो है ना विकेटें लेनी है, बजा बजा के टक 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 आवाज़ आए। इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एक बड़े मज़े की खबर आई है भाई जी इंडिया से, तो ये है कि जो ICC 20 का वर्ल्ड कप चल रहा है 2026, इसके छठे मैच में दिल्ली स्टेडियम जो अरुण स्टेडियम है उसमें एक हैरान कुन मामला सामने आया और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रही है और लोग उसमें बड़ा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स बच गई थी उन्हें दोबारा ग्लासेस में डाल के सर्व किया जा रहा है। तो लोग उस पर ये कह रहे हैं जो मद्दाह हैं क्रिकेट के कि भाई कोई इंसानी सेहत का और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सार्फिन ने ऐसे इक़दाम को सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिया, खुसूसन उस वक्त जब निपा वायरस का फैलाव का खदशा है। तो कासिम भाई मुझे ये बताएं कि ऐसा होता है कि बची हुई कोल्ड ड्रिंक बच गई है उसको डाल के दे दो, क्योंकि प्लेयर्स की फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं ना, क्योंकि देखिए ना जो उनके प्लेयर हैं वो भी नहीं आ पा रहे, वो बीमार पड़ गए। अभिषेक शर्मा, वही तो नहीं उन्होंने बची हुई कोल्ड ड्रिंक पी ली हो? स्कॉटलैंड में तो ऐसा होता है मैं ख्याल। देखो मेरे ख्याल से देखो वहाँ पर कम लोग आपके बोतल वगैरह शेयर करेंगे। अच्छा हाँ वो नहीं, यहाँ तो ये है कि जो मैंने पी के छोड़ दी वो ग्लास में डाली वो दे दिया आगे, ये हो रहा है इंडिया में। ग्लास से लेके बोतल में भरा है, झूठा गिलास, झूठा गिलास। भाई ज़ाहिर वो आजकल वायरस का वैसे ही इतना बड़ा देखो जब से कोविड का टाइम, जब से कोविड आया है मेरे ख्याल से लोग इसमें एक्स्ट्रा केयरफुल हो चुके हैं, ठीक है। और वहाँ तो वायरस चल रहा है, वहाँ वायरस चल रहा है, तो फिर ज़्यादा केयरफुल होने चाहिए। नहीं आपने वैसे कभी सुनी है ऐसी बातें? नहीं, मैंने कभी नहीं। नसीम भाई ये क्या है, मतलब वो लोग ये कह रहे हैं जो अभिषेक शर्मा है वो बीमार हो गए और शायद वो पाकिस्तान के साथ भी ना खेलें, ये बात भी सामने आ रही है क्योंकि उनको, तो लोग ये कह रहे हैं कि यार मतलब आप खाने का ख्याल नहीं रख रहे, आपकी टीम मैनेजमेंट कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, किसी को फूड पॉइजन हो गया, ऐसे कैसे किसी क्रिकेटर को फूड पॉइजन हो गया भाई, यानी कि कुछ ऐसा अंदर गया ना जो फिर उगल के बाहर आ रहा है। लेकिन इखलाक से घिरी हुई हरकत है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप किसी को झूठा पिला रहे हो, आप सिर्फ अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए। अब पता नहीं कि BCCI ने ये ठेका किसको दिया है, इनके अपने ही बंदे बैठे हुए कि जो झूठी कोल्ड ड्रिंक भर भर के दोबारा से पिला रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ये ठेका देना तो ज़ाहिर है ICC और BCCI मेज़बान बोर्ड है, उन्हीं का ज़्यादा पैसे ले लिए होंगे ठेकेदार से, उसने कहा होगा फिर अब जो मैं करूं, फिक्र नहीं करो कि हमारे पास नहीं लेके आना। लेकिन जितने VIPs वहाँ पर जा रहे हैं भाई, देखे ना कितने लोग गए वहाँ पर मैच देखने के लिए, उनके सूबाई असम्बली के रुकन गए, उनके कुछ स्टार्स भी गए। मेरे ख्याल उन्हें केस करना चाहिए कि झूठी कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है उनको वहाँ पर। यानी अफसोसनाक चीज़ें इनके साथ आपको मिलेंगी, जो वो काम करते हुए दिखाई देंगे वो कहीं भी नहीं होते। फिर कहते हैं हम इतनी बड़ी मार्केट है। हाँ तो इतनी बड़ी मार्केट है तभी तो ये हरकतें हो रही हैं, झूठी कोल्ड ड्रिंकें पिला रहे हैं। हमारी ये देखो रखी हुई, हम तो नहीं पिला रहे किसी को झूठी कोल्ड ड्रिंक है। नसीम भाई मतलब वैसे एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसी वजह से मैंने इनसे ही पूछा था कि जो प्लेयर्स होते हैं, ख़ास तौर पे प्लेयर्स होते हैं, उनकी फ़िटनेस का कितना ख्याल रखा जाता है दौरान मैचेस, और या आप जब किसी कंट्री में होते हो या मैचेस खेल रहे हो तो फिटनेस का और हाइजीन का और क्या डाइट लेनी क्या नहीं लेनी, इसका कितना ख्याल रखा जाता है और किसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए लाजमी तौर पे टीम ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है, टीम डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन देखिए जहाँ की वीडियो आई है, ये जो गिलास से डाल रहे हैं, स्टेडियम में भी VIP जगह है, बिल्कुल जो VVIP पोर्शन है वहाँ की वीडियो है, और वही तकरीबन जो VVIP में खाना सर्व होता है वही ड्रेसिंग रूम में भी सर्व होता है। जो जितने मेन गेस्ट आते हैं, आपके वुज़रा वगैरह होते हैं, जो वहाँ उस जगह की मेन जगह की वो वीडियो आई है कि जहाँ पर वो गिलास से भर के काम चलाए चले जा रहे हैं। तो वो माइट भी पॉसिबल वो किसी ड्रेसिंग रूम में गई हो और ईशान ने खा लिया, अभिषेक ने। लेकिन अभिषेक के लिए अच्छी खबर ये, और हम चाहते भी हैं कि वो ज़रूर खेले। अभिषेक आज फिट होकर ग्राउंड में ज़रूर आए थे और उनको कैमरे ने दिखाया था, अपने डगआउट को उन्होंने ज्वाइन किया था, और हम गुड है कि आप आए अभिषेक साहब। अभिषेक बिल्कुल आना, लेकिन अभी कुछ खाना आना ज़रूर, लेकिन खाना नहीं भाई। ये तुम लोगों के आना अजीब ही चल रहा है, बची हुई कोल्ड ड्रिंक, बचा हुआ खाना सब निकाल के दे रहे हैं और खिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो अक्सर मैंने अपने एक प्रोग्राम में पकड़ा था, वो शादियों का खाना जो बच जाता था
वो चोरी होता था और फिर बटता था। तो ये मुझे स्टेडियम का वही हाल लग रहा है। बहरहाल लेकिन अजीब ही है। अफगान क्रिकेट कैप्टन राशिद खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप अपने आप को एशिया की दूसरी बड़ी टीम कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में से सिर्फ एशिया में जो है या तो भारत या अफगानिस्तान वो टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, कुछ टीम्स तो ऐसी भी हैं जो पहले ही उससे बाहर हो गई, यानी कि उन्होंने हमें तंज किया। उसके अलावा जो उनके मोहम्मद नबी हैं उनके ऊपर 15% जुर्माना आयद किया गया है दौरान मैच बदतमीज़ी करने पर। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मोहम्मद नबी इन सब में सबसे डिसिप्लिन खिलाड़ी नज़र आए और पूरे अपने करियर के दौरान नबी का एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, खरबूजे को देख के वो जब बदतमीज़ देखेंगे राशिद खान जैसा, वो बदतमीज़ देखेंगे और दीगर प्लेयर जो अपने एटीट्यूड से बिल्कुल चेंज है। वरना नबी बड़े काम एंड कूल। अभी उन्होंने अपने बेटे के साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर एक मैच में दोनों ने साथ बैटिंग भी की है। उनका बेटा भी क्रिकेट में आ गया। तो नबी जैसा बंदा भी अब अपने ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार नहीं रख पा रहा और वो भी जुर्माने करवा रहा है बिकॉज ऑफ ये राशिद खान एंड कंपनी। और वो जो राशिद खान बकवास कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा और उन्होंने सेमीफाइनल, भाई एक इंडिया के सेमीफाइनल में आप पहुंच गए थे, एक आध मैच आपने हमें हरा दिया, तो आप किस तरीके से ख़ुद को जो है वो एशिया की दूसरे नंबर की टीम कह सकते हो? मेरे ख्याल है या तो ये इंडिया में कहे जाते हैं या फिर अपने मुल्क में कहे जाते हैं, बाकी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं माने जाते ये कि ये एशिया की नंबर 2 टीम है। मेरे ख्याल है अगर ये एशिया की मैं टीमों की बात करूं तो इनका नंबर बनेगा 5वां, 6वां नंबर और डिसिप्लिन में सबसे लास्ट। हाँ, सबसे लास्ट। तो मैं कभी शायद हो सकता है इमारात की टीम को भी मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा रेट कर दूं, लेकिन जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये उन सबसे तो गए गुजरे। तो अपने आप को इन्होंने वो कहना है वो दूल्हा इंडिया बना हुआ है, शहबाला इनको बनाया हुआ है, तो ज़ाहिर शहबाला तो कितना संभाल के दूल्हा लेके जाता है। ये बस उसी पे फूल रहे, उसी पे फल रहे और उसी की खा रहे, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। ना आपकी टीम में डिसिप्लिन है, ना आपकी टीम में कहते हैं टीम स्पिरिट है, आपस में भी लड़ रहे होते हैं, सामने वाली टीम से भी लड़ने लगते हैं। अजीब गरीब किस्म का माहौल आपने बनाया है। उसके बाद ये बातें करते तो मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे खबर ये है कि जो पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन थे अहमद शहजाद, एक लाइव टीवी शो के दौरान उन्होंने अपने क्रिकेटिंग की ज़िंदगी पे बात की और उन्होंने कहा कि मुझे महदूद मौका मिला जिस पे वो आबदीदा हो गए। अहमद शहजाद का कहना है कि अगर मैं सच कहूँ तो ये मुझे बहुत दुख देती है बात, क्योंकि मैं खेलना चाहता हूँ और मेरा 9 साल का बेटा है जो मुझे क्रिकेट खेलते देखना चाहता है। देखो अहमद शहजाद के ऊपर मैं ये कहूँगा कि क्वाइट अ सैड स्टोरी फ्रॉम अ क्रिकेटिंग परस्पेक्टिव। मुझे अभी तक याद है जब अहमद शहजाद टीम में पहले आया और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता था, स्कोर भी इसने अच्छा किया, परफॉर्मेंस में इसके ख़िलाफ़ भी खेला हूँ कराची में 2010 में फर्स्ट क्लास मैच, और उसका नाम बहुत चल रहा था अहमद शहजाद बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट। उसने परफॉर्मेंस भी दिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली किस रीज़न के लिए, मुझे लग रहा था कि कोई तो उसका शायद फॉल आउट हो गया था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजंस, लेकिन ही डिडंट सीम मैनेजमेंट के साथ या कुछ पता नहीं। नसीम भाई के बाद अंदर की खबर होगी, क्या वजह है? मतलब उनको महदूद मौका मिला, नसीम भाई को डेफिनेटली महदूद मौका मिला उनको। देखिए, महदूद मौका नहीं मिला। अहमद शहजाद की बात कर लें, उमर अकमल की बात कर लें, उनको चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, चाहे उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, अहमद शहजाद से बड़ा टैलेंट उमर अकमल है। उमर अकमल रोए नहीं, अहमद शहजाद रोए। ज़ाहिर है बेटा अगर इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहा होगा कि मेरे अब्बू जो है वो टीम के अंदर शामिल हो, तो अहमद शहजाद भी रो दिए। तो भाई अहमद शहजाद मुझे ये तो बताएं ना कि कोई क्राइटेरिया बताएं कि किस वजह से आपको टीम में लिया जाए। आपने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है रिसेंट पास्ट में? आप कोई इवेंट खेल के आ रहे हैं, आप बोले मैंने घर के अंदर बड़ा जिम कर लिया, बड़ी तैयारी कर ली है, क्या उसकी वजह से आपको कोई फ्रेंचाइज उठा ले? आपने क्लब क्रिकेट के मैच खेले, कोई मीडिया में रिपोर्ट हुए कि भाई अहमद शहजाद ने जी वहाँ 100 कर दिया, वहाँ 100 कर दिया, और आप रो रहे हैं। तो मेरे ख्याल है सोशल मीडिया का सहारा लेते, मीडिया का सहारा लेते बहुत सारे लोग ना। अहमद शहजाद जैसे कैलेबर के 2 बड़ा टैलेंट ज़ाया हुआ है पाकिस्तान का, और इन दोनों के साथ जिस वक्त जुल्म हुआ वो पहले की बात है। उस वक्त वकार यूनुस वगैरह और ये लोग जो टीम के कोच हुआ करते थे, अहमद शहजाद के साथ भी और उमर अकमल के साथ भी, ये बहुत अच्छा टैलेंट। अच्छा, इस पे बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है कि बेटा मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला दोबारा चांस बन सकता है। वैसे वो भी बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। बाबर के जो वालिद साहब हैं उनकी बड़ी इंटरफेरेंस दिखाई देती है।
तो उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि बेटा मेहनत करो। और मेरे ख्याल है कि इन दोनों को उमर भी बहुत मेहनत कर रहे थे, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है, मेरी उमर से भी बात हुई थी। लेकिन आप जब तक ऐसे एरिना में परफॉर्म नहीं करेंगे कि जहाँ पर आप रिपोर्ट हो कि आपने ये परफॉर्म किया है, इवन कि क्लब लेवल के मैच भी मैंने नहीं सुना कि इन लोगों ने खेले और उसके बाद मैंने उमर का तो सुना, उमर ने खेले हैं क्लब के मैच। और ये वो टैलेंट है कि मैंने कहा ना, पाकिस्तान का जो बैटिंग डिपार्टमेंट में बड़ा टैलेंट हमने ज़ाया किया है वो उमर अकमल किया है, अहमद शहजाद किया है। लेकिन अहमद शहजाद को जो गेंद लगी थी ना, उसके बाद से अहमद शहजाद वो अहमद शहजाद रहे नहीं थे जो पहले अहमद शहजाद थे, चढ़ के आते थे गेंद के ऊपर। उसके बाद उनके बड़ा फ़र्क भी पड़ा था, इंजरी हो सकती है, इंजरी हुई थी उन्हें। तो मेरे ख्याल है अहमद शहजाद गलत रो रहे थे मेरे ख्याल में, क्योंकि या तो आपने 1,500 रन किए होते, इमोशनल वैसे ही हो गए होंगे। शहजाद वो लड़का पिक नहीं हुआ जो अभी हांगकांग सुपर सिक्सेस के में पाकिस्तान को जिता के आ रहा है फाइनल में, वो भी अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में पिक नहीं हुआ। जिसने अभी जो हमारा नेशनल टूर्नामेंट है सबसे बड़ा, उसके अंदर उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस देके वो मैच का बेहतरीन खिलाड़ी बना है, वो भी नहीं बना। तो अगर मोहम्मद शहजाद नहीं बना तो अहमद शहजाद जो इतना डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है वो नहीं बना, तो आप कैसे बन सकते हैं? और जिन्हें वो ये बड़ा टैलेंट थे दोनों। इमोशंस होते हैं, उसको बहरहाल हम नहीं कहेंगे, ज़ाहिर इमोशनल हुआ था बंदा। लेकिन ये सवाल, लेकिन शहजाद को ले लिया है अब टीम के अंदर, ये अच्छी खबर है जी। मैंने सुना पिंडी ने लिया है आज शाम को 6:30 को, ये भी तो क्लियर करें। मोहम्मद शहजाद को लिया है, अगर इनको लिया होता तो रोते थोड़ी। हाँ, मोहम्मद शहजाद को ले लिया। मैंने कहा खबर को कंफर्म कर दें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, साबिका फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने एक टीवी शो में चैलेंज कर दिया। उन्होंने चैलेंज ये किया है, फास्ट बॉलर्स को ये चैलेंज किया है कि वो 10 ओवर का स्पेल करेंगे। तनवीर अहमद ने मज़ीद ये कहा कि वो ख़ुद देखेंगे कि एक 48 साला बॉलर और एक 25 साल के बॉलर में कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं तनकीद को बर्दाश्त करने के लिए फ़िटनेस अपनी रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दोनों तरफ से, बॉर्डर के इस तरफ से भी और इस तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो जो तनवीर अहमद ने चैलेंज किया हमारे फास्ट बॉलर्स को, सही है वो? देखिए, तनवीर की अच्छी चीज़ ये कि तनवीर ट्रेनिंग बहुत करते हैं। लेकिन अब तनवीर अगर 25 साल के बॉलर को चैलेंज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है उन्हें फिर मैं क्या बोलूँ तनवीर भाई को कि तनवीर भाई का मैं ये कह सकता हूँ, मैं तनवीर भाई के साथ खिलाफ भी खेला हूँ 2010 में, और मैं उधर होता था पाकिस्तानी कस्टम्स पर, तो उधर ही ट्रेनिंग करता था। उधर शाहिद भाई भी आते थे ट्रेनिंग करने, और वाकई तनवीर भाई अपना फिटनेस का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन और मैंने रिसेंटली भी उसका एक वीडियो भी देखा था, और वो ठीक ठाक बॉलिंग अभी तक करता है, तो शायद वो फेयर चैलेंज है। उनको टीम में ले लेते हैं ना, अगर इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं ले रहे? इतना तक नहीं, जब वो अच्छा कर रहे थे उस वक्त भी उनको टीम में नहीं लेते थे। क्यों वो तो आखिर में खेल गए थे। जो तनवीर का पीक टाइम था वो तनवीर का जाया हुआ था। लेकिन अगर तनवीर सारे हमारे लोगों के पीक टाइम जाया कर दिया, अहमद शहजाद, उमर अकमल, अकमल, तनवीर समझ रहे हैं कि उनकी पीक अब वापस आ जाएगी, तो मेरे ख्याल है तनवीर गलत सोच रहे हैं। वो कह रहे 10 ओवर का स्पेल कराएं। अब 10 ओवर के स्पेल में एक जगह हम 10 ओवर शाहीन शाह अफरीदी से करवाएं और एक जगह हम तनवीर अहमद से कराएं, सही रहेगा? नहीं, ये तो यार बिल्कुल ऐसी बात है, चैलेंज कर रहे हैं। मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी मेरे ख्याल से इसका पॉइंट जो है 10 ओवर की बॉलिंग करने, उनका मतलब ये है कि शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से वो देखिए, बाइक और साइकिल का मुकाबला नहीं हो सकता। आदमी जब ज़ाहिर साइकिल एक उम्र होती है तो तेज कम होता चला जाता है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से लेंगे एक बहुत ही भाई लाइव शो में चैलेंज कर दिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल है कि वो कह रहा है कि इंटरनेशनल टीम के अंदर उसको, भाई उन्होंने कहा है 10 ओवर का स्पेल करवा लो, चैलेंज हो रहा है नौजवान लड़कों को जो पाकिस्तान टीम में हैं। कोई रियलिटी प्रोग्राम ना कर दे तनवीर भाई अगेंस्ट इनकी ऑल चैलेंज को पाकिस्तानी कोई सीरियस लेगा नहीं। 10 ओवर्स। अच्छा, चैलेंज को सीरियस नहीं लिया, मेरा नहीं ख्याल कुछ सीरियस लेगा। चैलेंज को सीरियस नहीं लिया जाएगा, वरना उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया था। तो मैंने कहा था यार ये तो फिर डिस्कस होनी चाहिए बात कि भाई तनवीर भाई माशाल्लाह अगर 48 साल में इतने फिट हैं तो उन्हें टीम में लेना चाहिए। वहीं साबिका माशाल्लाह अभी भी एफर्ट बहुत करते हैं माशाल्लाह, लेकिन वो मकसद है कि बातें भी ऐसी कर जाते हैं कि उसके बाद फिर वो डिस्कस हो रहे होते हैं। वही बात करें कि जो अच्छी लगे। हमने कहा कि वो अच्छी ट्रेनिंग पे आज भी काम करते हैं, लेकिन 10 ओवर अगर वो करेंगे, देखिए मुझे अच्छी तरह याद है ये तनवीर के साथ बड़ा टफ टाइम हुआ है। हम दुबई में थे तो तनवीर को जो है वो वकार यूनुस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट है तनवीर, आज भी उनके बारे में बात करते हैं। तो तनवीर का ये हाल किया हुआ था, मैं दुबई स्टेडियम में जब प्रैक्टिस के लिए गया तो 2 पिचें होती हैं,
शरी भाई, एक पिच होती है कि जहाँ पे जब बैट्समैन मेन बैटिंग करके चला जाता है तो फिर साइड की पिच पे जाके थोड़ा सा और वो करता है, तो उस साइड वाली पिच पे वकार यूनुस ने तनवीर को अकेले लगाया हुआ था और तनवीर एक तरफ से 5-6 बॉलर बॉल कर रहे हैं, एक तरफ से तनवीर अकेले, लेकिन तनवीर ने हिम्मत नहीं हारी थी। तनवीर बॉल कर रहे होते थे और उसके बाद जब प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो सारा सामान उठा के भी तनवीर लेके जा रहे थे। तो मैं उनसे मुझे मिला, मैंने कहा तनवीर, और मैंने भी खुद देखा उनको, तो तनवीर का ये सूरत हाल थी कि तनवीर में इतना डिटर्मिनेशन था, यूँ उन्होंने ऐसे सीने पे हाथ मार के बोला टूटूंगा नहीं। अरे मैंने कहा मैं सलाम कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ तक इनके दिमागी को पहुँचा दिया था वकार यूनुस ने उस वक्त। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा था जब तनवीर भाई पुष्पा बन गए थे, झुकेगा नहीं। मैंने कहा तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा टूटूंगा नहीं। तो मैंने कहा तो क्यों ये वकार यूनुस क्यों चिढ़ते थे? कोई थी ऐसी खबर? वकार यूनुस ने बहुत सारे यंग प्लेयर्स के साथ गलत किया, जितने बड़े वो बॉलर थे, और तनवीर के साथ तो वाकई उनका एटीट्यूड बहुत ही गलत था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे याद पड़ता है वो सरफराज से भी चिढ़ते थे, फिर आपने बताया कि जी उमर अकमल, अहमद शहजाद खुल के बोलते हैं इनके लिए। तो क्यों, मतलब वकार भाई को ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि कोई वो थी या बस अपनी पर्सनल? मुझे ऐसा लगा कि वकार भाई जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा बने, कोच बने, असिस्टेंट कोच बने, बॉलिंग कोच बने, उन्होंने किट नहीं उतारी अपनी। वो उस वक्त भी जो है वो समझ रहे थे कि आई एम अ प्लेयर, और वो अपने आप को कंपेयर करते थे कि मैं ये करता था। अरे भाई आप जो करते थे, आप बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, अब इससे कैसे काम लेना है, आपका काम ये। हाँ। और वहाँ पे इनकी ईगो जो है ना वो डेवलप होती चली गई मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान पहुँचाया। ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है। जैसे मैंने सलमान अली आगा के बारे में भी कहा था कि सलमान अली आगा ने कह दिया था कि नहीं जी मैं उस्मान को ही अपना ऑप्शन समझता हूँ पहला, तो कोई अपनी राय नहीं कायम करनी चाहिए किसी के बारे में, और ईगो जो है वो अपनी जो है ना इंसान को मार लेनी चाहिए। साबिका चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी एक लाइव शो में थे और उन्होंने कहा कि अफगान खिलाड़ियों और शायकीन के रवैये से मुताल्लिक़ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि शारजा में अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जब मैच हुआ और बाद में अफगान तमाशाइयों ने स्टेडियम में मौजूद जो पाकिस्तानी शायकीन से उनसे हाथापाई कर ली। नजम सेठी ने बताया कि अफगान सपोर्टर्स के इस रद्द अमल को जो है वो बहुत ही गलत करार दिया था और यूएई की इंतज़ामिया ने भी इस सूरत हाल में बहुत ही सख्त मायूसी का इजहार किया था। और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि आइंदा जो अफगान शायकीन क्रिकेट आएंगे, जब भी अफगानिस्तान का मैच होगा, इनका अलग इंक्लूजर होगा, इनको मिक्स में नहीं बिठाना आवाम के बीच में, जो मतलब अलग अलग नेशंस के लोग बैठे होते हैं, नहीं, इनका इंक्लूजर ही अलग होगा। बात सही है नसीम भाई? मेरे ख्याल में अलग करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनको ये ऐसा उन्होंने कर दिया था, ये इन्होंने यूएई ने डिसाइड किया है। और एटलीस्ट जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो तो मेरे ख्याल है इनका स्टैंड जो है वो 2-3 स्टैंड का गैप भी खाली छोड़ दें, क्योंकि कूद के भी आ जाते हैं इधर से इधर बॉर्डर क्रॉस, तो वो तो इनके लिए मसला नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको जब पाकिस्तान से मैच हो रहा हो तो इनको जो है वो एक अलहदा जगह पे बिठाया जाए, ताकि जो शोर करना है तुम करो, जितना तुमने बकना है वो बक लो यहाँ पे। क्योंकि देखिए हमारी एक महज़ब थोड़ी कौम है, वो बड़ी जो है ना बुरा समझती है इस चीज़ को, और वो देख रहे होते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो अगर इनको अलहदा रखेंगे तो मेरे ख्याल इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। नजम सेठी साहब गलत बात नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, नजम सेठी साहब जो हैं वो जब भी बात करते हैं सही करते हैं, और उन्होंने एक और बात की इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट की रफ्तार है उस पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान आईसीसी के वसाइल पर इन्हिसार करता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। नजम सेठी के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े पैमाने पर कामयाब होने के बाद पाकिस्तान को अपनी लीग से इतनी आमदनी हासिल होती है कि अब आईसीसी से मिलने वाली आमदनी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बहुत सही बात की है नजम सेठी साहब ने, और इनको बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान सुपर लीग आगाज़ करने का, इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा पाकिस्तान में रिवाइव करने का। फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी जो चार्ज संभाला और 10 साल के बाद जो लीग को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म दिया है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। 2 अरब 45 करोड़ की टीम हो गई हमारी। अब आपके प्लेयर्स जो बिके, अगर आप सिर्फ अंदाज़ा करें, पहले हाई लेवल जो सैलरी पैकेज जब ड्राफ्टिंग हुआ करती थी वो 3.5 करोड़ रुपए था प्लेयर का। आज आपका खिलाड़ी 8 करोड़ 65 लाख रुपए नसीम शाह ले रहा है, यानी कि जहाँ 3.5 करोड़ में प्लैटिनम कैटेगरी का खिलाड़ी हुआ करता था। फ़हीम अशरफ जो है वो 8 करोड़ रुपए ले रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। नदीम उमर भाई को अफसोस है कि वो उनके पास से चले गए। इसी तरीके से फ़खर जमान लाहौर कलंदर के 7 करोड़ 95 लाख, डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख, तो हारिस रऊफ़ और ये सारे के सारे 7 करोड़ 6 करोड़। ख्वाजा नाफे को लिया
मुझे बहुत खुशी हुई, अपना प्लेयर नदीम भाई ने लड़के इस्लामाबाद से उठाया 6 करोड़ से ऊपर में, दैट्स वेरी गुड। यंगस्टर को पैसे मिल रहे हैं, बड़े पैसे आ गए हैं माशाल्लाह, और इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो फलती फूलती रहे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।